जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम नर्व इम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे कि नर्व इम्पल्स क्या होती है। नर्व इम्पल्स एक्चुअली न्यूरॉन के अंदर केमिकल आयंस और इलेक्ट्रिक करंट का कॉम्बिनेशन है। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस। एक्चुअली पहले आयंस की शिफ्टिंग होती है न्यूरॉन के अंदर और बाहर, और इस शिफ्टिंग की वजह से करंट की एक लहर पैदा होगी। इसको आप नर्व इम्पल्स का नाम देंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल का मतलब ये है कि पहले स्टिमुलस अप्लाई होगी, नंबर 2 न्यूरॉन के अंदर और बाहर आयंस की शिफ्टिंग होगी, और आयन की शिफ्टिंग की वजह से करंट की एक वेव पैदा होगी जो पूरे न्यूरॉन में ट्रेवल करेगी। इस वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस को आप क्या नाम देंगे? नर्व इम्पल्स। अब नर्व इम्पल्स जनरेट कैसे होती है? जैसे कल हमने पढ़ा था कि न्यूरॉन पे जब तक स्टिमुलस अप्लाई नहीं हो रही, न्यूरॉन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे होता है। तो जब स्टिमुलस अप्लाई होगी तो ऐसा क्या हो गया कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ने नर्व इम्पल्स की शक्ल अख्तियार कर ली। वो क्या चेंजेस आती हैं स्टिमुलस अप्लाई होने से, जिस वजह से नर्व इम्पल्स बनती हैं? इसके बारे में बात करते हैं। पहला स्टेप ये होता है कि कोई ऐसी स्टिमुलस होनी चाहिए जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को चेंज कर दे। उस मिनिमम स्टिमुलस को आप क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस। यानी हर स्टिमुलस से रेस्टिंग पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल या नर्व इम्पल्स में चेंज नहीं होगा। एटलीस्ट उसमें इतनी इंटेंसिटी होनी चाहिए। तो ऐसी इंटेंसिटी, स्टिमुलस की ऐसी इंटेंसिटी जिससे रेस्टिंग पोटेंशियल किस में कन्वर्ट हो जाए? एक्शन पोटेंशियल में। फिर आप ऐसी स्टिमुलस को क्या कहेंगे? थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस। सपोज कि एक स्टिमुलस अप्लाई हुई है, लेकिन उससे रेस्टिंग पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट नहीं हुआ, नर्व इम्पल्स की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो बेटा उसको थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस आप नहीं कह सकते। तो थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस की वो इंटेंसिटी है जो रेस्टिंग पोटेंशियल को एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर सके या नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट कर सके। इसके भी मज़ीद बात करते हैं। अब एक्चुअली एक्शन पोटेंशियल और नर्व इम्पल्स एक चीज नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। मैं वही डिफरेंस अब आपको एक्चुअली क्लियर करूंगा कि एक्शन पोटेंशियल क्या है और यही एक्शन पोटेंशियल नर्व इम्पल्स की शक्ल कैसे अख्तियार करता है। इसके ऊपर बात कर लेते हैं। अब इसमें पहले मैं रेस्टिंग पोटेंशियल वाला न्यूरॉन आपके सामने ड्रॉ करने लगा। सपोज ये न्यूरॉन है और ये इसका एक्सॉन है। ये लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि इसकी आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज होगा ये, और न्यूरॉन के अंदर नेगेटिव चार्ज होगा। तो जब तक चार्जेस की ये सिचुएशन है तो इस पोटेंशियल को RMP, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहा जाएगा। और फर्ज करें कि स्टिमुलस यहाँ पे अप्लाई हुई है, ये जिसको मैंने ग्रीन कलर से मेंशन किया है, इतने हिस्से पे स्टिमुलस अप्लाई हुई है।
अब जहां पे स्टिमुलस अप्लाई हुई वहां पे यही न्यूरॉन किस फॉर्म में चला जाएगा, वहां पे चार्जेस रिवर्स हो जाएंगे कि इतने हिस्से में अब बाहर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और न्यूरॉन के अंदर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और अगला हिस्सा न्यूरॉन का वो सेम उसी फॉर्म में है, स्टिल रेस्टिंग पोटेंशियल की फॉर्म में है। ये अब ये जितने हिस्से पे चार्ज रिवर्स हो गया स्टिमुलस अप्लाई होने की वजह से कि न्यूरॉन की आउटसाइड पे नेगेटिव चार्ज आ गए और इनसाइड पॉजिटिव चार्ज आ गया, इतने हिस्से को हम कहेंगे कि यहाँ पे क्या आ गया जी, एक्शन पोटेंशियल या एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इसका मतलब अब न्यूरॉन काम करना शुरू हो गया, उसमें नर्व इम्पल्स की शुरुआत हो गई है। एक अहम बात और बता दूं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को पोलराइज्ड स्टेट भी कहा जाता है, कि जब तक ये पोटेंशियल होता है तो हम कहते हैं कि न्यूरॉन पोलराइज्ड है, और जब एक्शन पोटेंशियल शुरू हो जाता है एएमपी, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, तो इसको हम कहते हैं न्यूरॉन अपनी असल पोलराइज्ड कंडीशन से हट गया है, इसको कहते हैं डीपोलराइजेशन, चार्जेस रिवर्स हो गए। लेकिन सवाल ये है कि स्टिमुलस अप्लाई होने से ऐसा क्या हुआ कि चार्जेस ही रिवर्स हो गए। तो न्यूरॉन पे जिस जगह पे स्टिमुलस अप्लाई होगी वहां पे पहला काम क्या होगा, वहां पे पहला काम बेटा ये होगा कि सोडियम चैनल्स ओपन हो जाती हैं। एक तो देखें सोडियम आयन मेम्ब्रेन में से गुजरता है, पहले कुछ चैनल्स ओपन होती हैं जहां से सोडियम गुजर कर न्यूरॉन के अंदर जाता है और फिर इसको सोडियम आयन पंप उसको वापस बाहर भेज रहा होता है। लेकिन ये वो चैनल हैं जो स्टिमुलस सप्लाई होने से खुलेंगी, इनको सोडियम गेट्स कहा जाता है। मैं इसको एक और एंगल से आपको बताता हूँ। ये न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है जी, ये समझे न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है। ये इस मेम्ब्रेन के ऊपर पहले भी कुछ चैनल्स बनी हुई थी जो हर वक्त वैसे ही खुली हैं, और इसमें से सोडियम आयन वैसे न्यूरॉन के अंदर जाता रहता है ये, और फिर इन सोडियम आयन को वापस बाहर निकालने के लिए यहाँ पे मैंने एक पंप आपको बताया था, सोडियम पोटाशियम आयन पंप, सॉरी फॉर इंटरप्शन, सोडियम पोटाशियम आयन पंप, ये इस सोडियम को वापस कंटिन्यूसली बाहर भेज रहा होता है। लेकिन कुछ चैनल ऐसी हैं कि जो अब स्टिमुलस अप्लाई होने से खुलेंगी। अब इनको अब कह रहे हैं सोडियम गेट्स, ये खुल गई, पहले बंद थी अब ये खुल गई हैं। अब मजीद सोडियम न्यूरॉन के अंदर आएगा, एक तो इस चैनल नंबर 1 से अंदर आ रहा है, अब ये जो चैनल नंबर 2 है सोडियम के लिए ये भी ओपन होगी, मजीद सोडियम जो है वो न्यूरॉन के अंदर एंटर हो रहा है। और साथ ये जो पंप है ना सोडियम पोटाशियम आयन पंप, ये पंप बेटा इनएक्टिव हो जाएगा। तो अब इमेजिन करें हुआ क्या, स्टिमुलस अप्लाई होने से सोडियम की मजीद चैनल्स ओपन हो गई हैं, बाहर चूंकि सोडियम की कंसंट्रेशन हाई है वो धड़ाधड़ न्यूरॉन के अंदर आना शुरू हो गया, और इस सोडियम को वापस बाहर निकालने वाला जो एंजाइम था सोडियम पोटाशियम आयन पंप, उसको इनएक्टिव कर दिया जाता है। नतीजा न्यूरॉन के अंदर बहुत ज्यादा सोडियम जमा होने से डोमिनेंस किसकी आ जाएगी, पॉजिटिव चार्ज की आ जाएगी, और बाहर तो नेगेटिव चार्जेस ऑलरेडी मौजूद थे। जब बाहर से मैक्सिमम सोडियम न्यूरॉन के अंदर आ गया है तो बाहर किसकी डोमिनेंस आ जाएगी, नेगेटिव चार्जेस की, इसलिए ये चार्ज क्या हो गया बेटा, रिवर्स हो गए हैं। तो जब ये चार्जेस रिवर्स हो जाते हैं पूरी तरह तो इसको हम कहते हैं
दैट इज नोन एज एक्शन पोटेंशियल। अब एक अहम बात याद रखें, जब बाहर से सोडियम न्यूरॉन के अंदर आ रहे हैं ना, तो ये जो उनकी एंट्री हो रही है ये है डीपोलराइजेशन। जब ये पूरी तरह एंट्री हो जाएगी और चार्ज रिवर्स हो जाएंगे, फिर आप इसको कहेंगे एक्शन पोटेंशियल। फर्क है, डीपोलराइजेशन में क्या होता है, स्टिमुलस अप्लाई हो चुकी है, सोडियम गेट्स चैनल ओपन हो चुकी हैं, सोडियम न्यूरॉन के अंदर एंटर हो रहा है, आयंस की कंडीशन बदल रही है, कंसंट्रेशन में फर्क आ रहा है, और ये कहलाता है डीपोलराइजेशन। और जब पूरी तरह चार्जेस रिवर्स उस पॉइंट के ऊपर हो जाएंगे, बाहर नेगेटिव, न्यूरॉन के अंदर पॉजिटिव हो जाएगा, तो फिर आप इस पॉइंट को क्या कहेंगे, एक्शन पोटेंशियल। उसके बाद अहम पॉइंट ये है बेटा कि न्यूरॉन के अंदर जिस जगह पे स्टिमुलस अप्लाई हुई, उस जगह पे बाहर नेगेटिव चार्जेस आ गए और न्यूरॉन के अंदर पॉजिटिव चार्ज आ गए, ये है बेटा एक्शन पोटेंशियल। और यहाँ पे ये चार्ज रिवर्स करने के लिए स्टिमुलस अप्लाई होना जरूरी है। लेकिन क्या स्टिमुलस न्यूरॉन के ऊपर हर पॉइंट के ऊपर बार बार अप्लाई होगी? बिल्कुल भी नहीं। अब जो न्यूरॉन का अगला पोर्शन है ना, जो नेक्स्ट पोर्शन है, उसमें ऑटोमेटिकली चार्जेस रिवर्स होते जाएंगे। कैसे रिवर्स होते जाएंगे कि आगे वाला जो हिस्सा है न्यूरॉन का, ये देखें, ये फिलहाल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे ही है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या होगा, बड़ी अहम बात बताने लगा हूं ये। अब यही न्यूरॉन थोड़ी ही देर के बाद कैसा नजर आएगा, अब जहां पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ था ना बेटा, वो दोबारा रेस्टिंग पे चला जाएगा, और उससे जो नेक्स्ट पोर्शन है वो अब किस में आ जाएगा, एक्शन पोटेंशियल में आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव और अंदर पॉजिटिव पॉजिटिव। ये अब ऐसा लगता है जैसे एक वेव सी पैदा हुई है, हालांकि वेव नहीं है, कि जो न्यूरॉन का फर्स्ट पोर्शन था उसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, फिर उससे नेक्स्ट में जनरेट होगा, फिर उससे नेक्स्ट जनरेट में, फिर उसमें उसमें, और अनटिल कि ये मामला न्यूरॉन के आखिरी पोर्शन तक जाएगा, तो ऐसे लगेगा जैसे एक वेव ऑफ करंट पैदा हो रही है। तो ये वेव ऑफ करंट नहीं है एक्चुअली, ये एक्चुअली क्या है, वेव ऑफ एक्शन पोटेंशियल है, कि बारी बारी न्यूरॉन में फिर स्टेप बाय स्टेप आ गया एक्शन पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल। लेकिन उससे भी मजे की बात यह है कि पीछे वाला हिस्सा होता है न्यूरॉन का, वो अगेन किसमें साथ साथ किसमें चला जाता है, वो दोबारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चलता जाता है फिर दोबारा। इसको मैं इस तरह से समझाता हूँ, बड़ी डेली लाइफ की एग्जाम्पल से इसको इमेजिन करना है कि फर्ज करेगा आपके घर में ना दो कमरे हैं, दोनों के दरवाजे पास पास हैं, तो घर में से एक फर्द एक दरवाजे के पास खड़ा हो जाए और फिर एक फर्द दूसरे दरवाजे के पास। पहले दरवाजे को खोले, नेक्स्ट दरवाजा भी बंद है, पहला दरवाजा खुल गया, अगला दरवाजा बंद है, जब अगला दरवाजा खुलेगा पिछला बंद कर देंगे। तो इसी तरह सपोज करें कि 20 दरवाजे ऐसे साइड बाय साइड है, तो पहला जो दरवाजा खुलता है आगे वाले सारे बंद है, जो आगे वाला खुलता है पीछे वाला बंद होता जाता है। तो ये फिर ये जनाब टिक टिक टिक, ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा होता है। सिर्फ पहले स्टेप पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए स्टिमुलस की जरूरत है, उसके बाद सारा काम आगे ऑटोमेटिक होता चला जाता है। इस सारे प्रोसेस को, और फिर ये देखेंगे एक्शन पोटेंशियल थोड़ी देर के लिए है, थोड़ी देर के लिए है। देखो ना, अब मेम्ब्रेन के नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जो ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, पिछले स्टेप पे एक्शन पोटेंशियल खत्म कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि न्यूरॉन मैक्सिमम अपना टाइम तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे गुजारता है, और एक्शन पोटेंशियल ब्रीफ पीरियड के लिए जनरेट होता है। ये आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, ये वर्ड लिखा होगा, इट डिस्पियर फॉर ब्रीफ इंस्टेंट इज रिप्लेस्ड बाय न्यू एक्शन पोटेंशियल। यानी जब एक्शन पोटेंशियल न्यूरॉन के एंड तक पहुंचता है, तो पीछे वाला न्यूरॉन फिर दोबारा नई स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए रेडी होता है। तो ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल
एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट हुआ है, फिर एक्शन पोटेंशियल दोबारा रेस्टिंग में जाएगा, फिर ही एक्शन आएगा ना, तो ये बीच में वक्फा जो आ जाता है ना, इसको रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं। खैर ये आपकी बुक में मेंशन तो नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ। दो एक्शन पोटेंशियल का दरमियानी वक्फा क्या कहलाता है? रिफ्रैक्टरी पीरियड कहलाता है। ये टाइम इंटरवल है बेटा, ये दैट इज टाइम इंटरवल, ये वक्फा है जी। उसके बाद अब इस सारी सिचुएशन को मैं एक ग्राफ की शक्ल में बताऊंगा। आपकी बुक पे बेटा ये ग्राफ बना भी हुआ है। ये ग्राफ एक्चुअली क्या है, इसके बारे में मैं आपको जरा थोड़ा गाइड कर दूं। ये ग्राफ एक्चुअली रेस्टिंग पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल का साइकिल है कि रेस्टिंग पोटेंशियल एक्शन में कैसे कन्वर्ट हुआ, एक्शन फिर रिवर्स रेस्टिंग में कैसे कन्वर्ट हुआ, और ये बार बार ये सारा प्रोसेस किस तरह से कंट्रोल किया जाता है। अब बेटा इस ग्राफ में जो पॉइंट नंबर 1 लिखा हुआ है ना, जो पॉइंट नंबर 1 है, वो आप समझें कि रेस्टिंग पोटेंशियल है। पॉइंट नंबर 1 दैट इज रेस्टिंग पोटेंशियल। और बेटा मैंने पहले बताया कि रेस्टिंग पोटेंशियल को आप पोलराइज स्टेट भी कह सकते हैं। इस स्टेज पे न्यूरॉन के बाहर पॉजिटिव चार्ज है और अंदर नेगेटिव चार्ज। पॉइंट नंबर 1 इसको मैं मेंशन भी कर देता हूं, दैट इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। उसके बाद स्टिमुलस अप्लाई हो गई और आगे जो डीपोलराइजेशन, इसका मतलब जो सोडियम आयंस हैं ये न्यूरॉन के अंदर दाखिल हो रहे हैं, इन साइड द न्यूरॉन। यह है डीपोलराइजेशन कि सोडियम न्यूरॉन के अंदर दाखिल होना शुरू हो गए। और जब अंदर दाखिले के बाद चार्जेस पूरी तरह रिवर्स हो गए, पॉइंट नंबर 3, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा? दैट विल बी नोन एज एक्शन पोटेंशियल। ये फिर एक्शन पोटेंशियल रहता है थोड़े से लम्हे के लिए। फिर आगे रीपोलराइजेशन। अब इसमें एक्शन पोटेंशियल फिर रेस्टिंग की तरफ जाना शुरू हो गया। लेकिन रीपोलराइजेशन में एक्चुअली पता क्या होता है? एक तो वो सोडियम पोटाशियम आयन पंप एक्टिव हो जाता है, दूसरा न्यूरॉन के अंदर से पोटाशियम बाहर जाना शुरू हो जाता है, क्योंकि न्यूरॉन के अंदर पोटाशियम आयन की कंसंट्रेशन बड़ी हाई होती है। अब बेटा जब पोटाशियम बाहर आना शुरू हो जाएगा ना, तो आहिस्ता आहिस्ता बाहर दोबारा पॉजिटिव चार्ज बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। मीनवाइल सोडियम पोटाशियम आयन पंप रीएक्टिवेट हो जाएगा, वो सोडियम को भी बाहर निकालना शुरू कर देगा, और जब दोबारा बाहर वही कंडीशन डेवलप हो जाएगी, रेस्टिंग कंडीशन, पॉइंट नंबर 5, तो दोबारा आरएमपी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल फिर स्टैब्लिश कर दिया गया। और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बाद फौरी तौर पे नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा, बीच में एक वक्फा आएगा जिसको रिफ्रैक्टरी पीरियड या जिसको रिकवरी पीरियड का नाम आप दे रहे होते हैं। तो ये जनाब 5 स्टेप पर मुश्तमिल प्रोसेस है, साइकिल है, जिस साइकिल में रेस्टिंग पोटेंशियल को किस में कन्वर्ट किया जाता है? एक्शन पोटेंशियल में, और एक्शन पोटेंशियल को फिर किस में कन्वर्ट किया जाता है? रेस्टिंग पोटेंशियल में। ये पूरा साइकिल ग्राफ में मेंशन है, लेकिन इसमें टाइम सिर्फ मिली सेकंड लगता है। इस सारे साइकिल में मिली सेकंड, सेकंड के 1000वें हिस्से में ये सारा काम हो भी जाता है। मैं चलिए एक एग्जांपल देता हूं, जरा इमेजिन करें बेटा कि ये अपने थंब के साथ अपनी फिंगर टिप को टच करें। जो ही आपने टच किया तो क्या क्या हो गया देखें, रिसेप्टर ने डिटेक्ट भी कर लिया, सेंसरी न्यूरॉन में नर्व इंपल्स जनरेट भी हो गई, फिर आपके ब्रेन तक भी पहुंच गई, और फिर आपने कहा कि ये क्यों मैं टच कर रहा हूं, थंब पीछे हटा लें, और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल दोबारा एस्टेब्लिश हो गया।
कोई भी स्टिमुलस इमेजिन करें, जैसे अगर आपको पीछे से कोई आवाज देता है, आवाज सुनकर पीछे मुड़कर देखने तक, ये सारा प्रोसेस हो गया जो 2 दिन में हम पढ़े हैं। कि जब तक किसी ने आपको आवाज नहीं दी थी, आपका नाम लेके पुकारा नहीं था आपको, तब तक आपके सेंसरी न्यूरॉन रेस्टिंग पोटेंशियल पे थे। जो ही किसी ने आपको पुकारा, आपने रिस्पांस भी दिया, तो बेटा ये सारा काम हो भी गया है जो ग्राफ में मेंशन है। रेस्टिंग पोटेंशियल पहले एक्शन में कन्वर्ट हुआ, फिर उसके बाद एक्शन रेस्टिंग में कन्वर्ट हो गया। तो मिली सेकेंड्स में ये सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया जाता है। और यहां से आप गेस कर सकते हो कि हमारा जो नर्व इम्पल्स की स्पीड है वो कितनी रैपिड है, कितनी ज़्यादा है, कि कितनी क्विकली, कितनी स्पीड के साथ नर्वस कोऑर्डिनेशन के ज़रिए बॉडी एक्टिविटी को कंट्रोल किया जाता है। अब ये जितनी बातें मैंने ऊपर रेड कलर में मेंशन की ना ग्राफ के ऊपर, बेटा ये आपकी बुक में ग्राफ के नीचे जो रेड लाइंस है ना, वहां पे ये सारा मेंशन है, वहां पे इसको देखिएगा। अब सवाल ये है कि नर्व इम्पल्स की बेटा स्पीड कितनी होगी। अब इस स्पीड को एक्सप्लेन करने के लिए मैं 2-3 चीजें बता दूं। नंबर 1 तो एक तो बेटा आपकी बॉडी में न्यूरॉन 2 किस्म के हैं। एक न्यूरॉन ये है जिसको आप कहते हो अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन या नॉन माइलिनेटेड, जिसके इर्द गिर्द माइलिन शीथ नहीं होती, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। फिर न्यूरॉन की दूसरी टाइप आपके पास बेटा ये है कि जिसके एक्सॉन के इर्द गिर्द शेवॉन सेल भी मौजूद होते हैं। ये here are the शेवॉन सेल्स। ये इसका अंदर माइलिन शीथ भी होगी। ये here is the माइलिन शीथ। ये अब आपके ख्याल में दोनों में से इंपल्स की स्पीड कहां पे ज्यादा होगी। ये जितना प्रोसेस पड़ा है, कहां पे ज्यादा क्विकली ये प्रोसेस मुकम्मल होगा। तो बेटा माइलिनेटेड न्यूरॉन में नर्व इंपल्स की स्पीड ज्यादा होती है। रीजन सुने जरा। बेटा नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन में चूंकि इर्द गिर्द कहीं पे भी इंसुलेशन शीथ नहीं है, माइलिन शीथ नहीं है, इसका मतलब नर्व इंपल्स जनरेट करने के लिए इस न्यूरॉन पे हर हर पॉइंट के ऊपर आयंस को एक्सचेंज करना पड़ेगा। हर हर पॉइंट के ऊपर एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना पड़ेगा, हर हर पॉइंट के ऊपर। तो इट विल टेक टाइम, इसमें थोड़ा वक्त ज्यादा लग जाएगा। लेकिन माइलिनेटेड न्यूरॉन में जिस जगह शेवॉन सेल्स हैं बेटा, इस पॉइंट के ऊपर तो आयंस का एक्सचेंज नहीं हो सकता, क्योंकि माइलिन शीथ इंसुलेटर है। यहाँ पे सराउंडिंग फ्लूइड और न्यूरॉन के दरमियान आयंस का एक्सचेंज नहीं हो सकता। तो जहां जहां पे मैंने क्रॉस लगाए हैं बेटा, वहां वहां पे आयन का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। तो फिर बताएं आयन का एक्सचेंज सिर्फ कहां पे होगा, जिस पॉइंट को नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं आप। अब नोड ऑफ रेनवियर वाले पॉइंट के ऊपर जब नर्व इंपल्स एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, तो देखो जल्दी न्यूरॉन के एंड तक मामला पहुंच गया। तो चूंकि यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल सिर्फ मखसूस पॉइंट के ऊपर होना है, तो जल्दी मामला निमट जाता है, टाइम कम लगता है। और इस तरह की इंपल्स जो एक्शन पोटेंशियल जो सिर्फ नोड्स के ऊपर अपीयर होता है, क्रिएट होता है, इस तरह की इंपल्स को आपकी बुक में लिखा हुआ है जंपिंग इंपल्स या सॉल्टेटरी इंपल्स। अब एक बात मेरा बेटा अच्छी तरह समझ लीजिएगा, जंपिंग इंपल्स का कतन ये मतलब नहीं है कि करंट की लहर जो है वो एक नोड से जंप करके दूसरे नोड तक आती है। करंट कैसे जंप कर सकता है। तो इसको जंपिंग इसलिए कहते हैं कि ये अपीयर कहाँ पे होता है, आयन का एक्सचेंज कहाँ पे होता है, या एक्शन पोटेंशियल क्रिएट कहाँ पे होता है, नोड्स के ऊपर। जो शेवान सेल है वहां पे तो ये क्रिएट ही नहीं होता। तो इसका मतलब ऐसे ही लगेगा जैसे कि जंपिंग है, लेकिन एक्चुअली बेटा ये जंपिंग नहीं है। जंपिंग इसलिए कह रहे हैं कि नोड्स के ऊपर एक्शन पोटेंशियल क्रिएट होता है और पूरे न्यूरॉन की लेंथ पे जल्दी एक्शन पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है, इसलिए यहाँ पे स्पीड ज्यादा होगी। और देखा गया कि ह्यूमंस में एवरेज नर्व इंपल्स की स्पीड 100 मीटर पर सेकंड है जी।
1 सेकंड में 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर जाता है ये वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस। और मैक्सिमम देखा गया है कि ये 120 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड होती है, या वेलोसिटी समझ लें। तो सॉल्टेटरी का मतलब आप अच्छी तरह क्लियर कर लीजिए। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडे लेक्चर।